गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज कम टू पेज 17, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये रिवीजन होगा ऑन द चैप्टर ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। हम लोग को दो काम करना है। पहला, जब मैं रिवीजन करा रहा हूं क्लास कॉपी में मेन क्लासेस के दौरान सब लिखाया हुआ है, तो एक तो वो कॉपी आपको सामने रखना है, बिकॉज ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, ये तो रिवीजन क्लास है, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी कॉपी में सब लिखा है, आपको खाली उसी को रेफर करना है। और इस रिवीजन क्लास के साथ हम लोग लर्निंग ब्लेंड करेंगे, विच मीन्स जैसे जैसे मैं टॉपिक्स आपको बोलूंगा, एट द सेम टाइम आफ्टर आई एक्सप्लेन, आफ्टर आई रिवाइज, मैं आपको टाइम दूंगा 5 मिनट 10 मिनट बीच बीच में, और उस दौरान क्लास में लिखाए हुए कॉपी से आप फिर से टॉपिक्स को एक बार लर्न कर लेंगे। सो द objective is to revise as well as learn the topic in the class. Let's start. Supply under GST. GST का जो सेक्शन 9 है, वो हम लोग को बोलता है कि चार्ज ऑफ GST is on supply of goods or services or both. इसका मतलब GST किस पे टैक्स है? GST का चार्जेबिलिटी क्या है? GST का टैक्सेबल इवेंट या चार्जेबिलिटी है सप्लाई। हाँ, GST किस पे चार्ज होता है? सप्लाई पे चार्ज होता है। ये जो सप्लाई है, इसका डेफिनेशन है सेक्शन 7 में। अब 7 में 3 पार्ट है। पहला है 7.1। 7.1 हम लोग को बताता है कि सप्लाई क्या है। फिर है 7.1A। 7.1A बताता है कि अगर वो सप्लाई है तो वो गुड्स है कि सर्विसेज। अगर वो सप्लाई है तो वो गुड्स है कि सर्विसेज। और तीसरे नंबर पर है 7.2, जो बताता है क्या चीज सप्लाई नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, सेक्शन 7 में देयर आर 3 पार्ट्स। सेक्शन 7 में देयर आर 3 पार्ट्स। ये क्लास कॉपी में भी आप लोग को लिखाया हुआ है, साइमल्टेनियसली कॉपी को रखिएगा अपने पास। सप्लाई में 3 पार्ट है। एक चीज है 7.1 जो बताता है सप्लाई क्या है। 7.1A बताता है कि वो सप्लाई अगर है तो वो गुड्स है कि सर्विसेज, और 7.2 बताता है क्या चीज सप्लाई नहीं है। इसके बाद क्या होता है, सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो 7.1A में है। 7.1A पहले ये क्लैरिफाई करता है कि ये सप्लाई का मेन डेफिनेशन है। 7.1A सेक्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे। 7.1A सप्लाई को डिफाइन करता है कि इसमें सेल भी आता है, बार्टर आता है, एक्सचेंज आता है, डिस्पोजल, लीज, रेंटल, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो सप्लाई में क्या आता है? सेल एंड ट्रांसफर, बार्टर एंड एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, एवरीथिंग इज कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई। बट इसका मेन शर्त क्या है कि सप्लाई उसी को माना जाएगा जहां कंसिडरेशन हो, और वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इन शॉर्ट, सप्लाई हम लोग उसी को मानते हैं जहां पर सीबीएस है। सप्लाई किसको मानते हैं? जहां पर सीबीएस है। 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला, कंसिडरेशन होना चाहिए, वो बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, और वहां पर सप्लाई होना चाहिए। क्वेश्चन अराइज हुआ कि मान लीजिए सर हम लोग एडवांस में रुपया लेते हैं, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? एडवांस में रुपया जब लेते हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा, बिकॉज दे डिफाइन सप्लाई एज सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड। आखिरी बार बताओ, सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई, सप्लाई का डेफिनेशन कहां पर है? 7.1A। 7.1A सप्लाई को कैसे डिफाइन किया है? जहां पर सीबीएस हो। सीबीएस मतलब कंसिडरेशन भी होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ सप्लाई एज वेल। अगर ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है तभी इसको सप्लाई मान के जीएसटी लगाएंगे इस पर। बात ऐसा है कि कंसिडरेशन का जब मैं बात करता हूं, इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। बिजनेस का जब मैं बात करता हूं तो बिजनेस के मेन ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन सब कुछ कवर्ड है। बिजनेस के डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कवर्ड है, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस भी कवर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंटली, इस बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार इसको गो थ्रू करें, क्लास कॉपी को भी गो थ्रू करें।
हाँ, बिजनेस में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन, मेन ट्रांजैक्शन, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग इज कवर्ड। एक बात। दूसरा बात, बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कवर्ड है ही, मेन इंसिडेंटल कवर्ड है ही, प्रॉफिट मोटिव जरूरी नहीं है। आज अगर आप कैंटीन चला रहे हैं, पुराने मशीन को बेच रहे हैं, तो ये इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन है जिसपे जीएसटी लगेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट भी अगर ट्रेडिंग करता है तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज नॉट एसेंशियल। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, जस्ट गो थ्रू दिस। Have to learn this today as well. 7(1)(b बताता है कि बढ़ सकता हूं। हाँ, इसमें तो और कुछ नहीं है। कंसिडरेशन होना चाहिए विच कैन बी इन कैश और इन काइंड। सप्लाई होना चाहिए जिसमें सेल, बार्टर, एक्सचेंज सब कुछ कवर्ड है। बिजनेस होना चाहिए जिसमें मेन ट्रांजैक्शन भी कवर्ड है, इंसिडेंटल भी, और प्रॉफिट मोटिव जरूरी नहीं है। अभी क्या है, 7(1)(b का अगर मैं बात करूं, दिस इज क्रिटिकल कि 7(1)(b जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कवर करता है। सो व्हाई नॉट गुड्स? इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसलिए कवर नहीं होता है बिकॉज वो कस्टम्स एक्ट में कवर्ड है। यहां पे बात खत्म नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगता है, आईजीएसटी भी लगता है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो आईजीएसटी लगता है वो कस्टम्स लॉ में लगता है, जीएसटी लॉ में नहीं। क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स में सर आईजीएसटी लगता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगता है, आईजीएसटी भी लगता है, लेकिन इस लॉ में नहीं लगता है, वो आपके कस्टम्स लॉ में अलग से लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेकर हमने एक नियम बनाया है कि इसमें कंसिडरेशन होने से भी हमारे चल जाएगा। बिजनेस के कोर्स में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है सप्लाई उसी को मानेंगे जहां पर सीबीएस हो। सप्लाई उसी को मानेंगे जहां पर सीबीएस हो। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पर अगर कंसिडरेशन है तो हम लोग हैप्पी है, हम लोग उसको सप्लाई मानने को तैयार है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में बिजनेस हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अब क्या है, तीसरा कैटेगरी है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन है जिसको सप्लाई माना गया है इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। तो हाउ डू यू डिफाइन सप्लाई? सर, सप्लाई में 3 भाग हैं। डायग्राम क्लास में बनाया हुआ है, डायग्राम क्लास में बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है क्लास में, है ना? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेक्शन 7(1) सप्लाई को डिफाइन करता है। उसमें 7(1)(a) बोलता है सीबीएस होने से सप्लाई है। 7(1)(b) बोल रहा है कि इंपोर्ट में अगर बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन है, तो भी चल जाएगा। और शेड्यूल 1 बोल रहा है वो ट्रांजैक्शन जिस बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी लग जाएगा। ये बड़ा खास बात है कि शेड्यूल 1 में सब जगह जीएसटी लग रहा है विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में सब जगह जीएसटी लग रहा है विदाउट कंसिडरेशन। ये बड़ा खास बात है कि जब इसमें कंसिडरेशन मिसिंग है, इसमें बिजनेस को ऑन रखा गया है। तो ये कहां लिखा हुआ है? एक्चुअली शेड्यूल 1 में 4 पैराग्राफ है। चारों पैराग्राफ को जब हम लोग रीड करते हैं तो चारों में वर्ड आता है कि इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं बोल रहा हूं नॉर्मली सप्लाई वही है जहां सीबीएस है। जब हम लोग एक्सेप्शंस का बात करें तो हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां बिजनेस नहीं होने से चल जाएगा। लेकिन यह बड़ा खास बात है कि जब बिजनेस को ऑफ किया गया है तो कंसिडरेशन को ऑन रखा गया है। जब कंसिडरेशन को ऑफ किया है
तो बिजनेस को ऑन रखा गया है। तो इवन इन द एक्सेप्शन, नॉर्मली सीबीएस तीनों एलिमेंट होने चाहिए। इवन इन द एक्सेप्शन, जब बिजनेस ऑफ है तो कंसिडरेशन है, जब कंसिडरेशन ऑफ है तो बिजनेस होना चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है कि जिसमें सप्लाई को ऑफ किया जाए। आखिरी बार बोल रहा हूं, जीएसटी जो है आपका सप्लाई पे लग रहा है, बट हाउ डू यू डिफाइन सप्लाई? सर सप्लाई वही है ना जिसमें सीबीएस है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे केसेस हैं जब बिना बिजनेस के जीएसटी लग जाएगा, कुछ ऐसे केसेस हैं जब बिना कंसिडरेशन के जीएसटी लग जाएगा। लेकिन ये जितने भी एक्सेप्शन है, इसमें वर्थ नोटिंग है कि अगर हमने बिजनेस को ऑफ किया तो कंसिडरेशन को ऑन रखा है, कंसिडरेशन को ऑफ किया है तो बिजनेस को ऑन रखा है, चलेगा। ध्यान में आ रहा है सब? शेड्यूल 1 बिना कंसिडरेशन जीएसटी लगा रहा है। वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस थे? सर एक था, अगर एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स भेजे या प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजे तो इसमें बिना कंसिडरेशन हम लोग जीएसटी लगा सकते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल अगर एक दूसरे को गुड्स भेजें तो इसमें बिना कंसिडरेशन हम लोग जीएसटी लगा सकते हैं। दूसरा, ये मैंने एबीसीडी करके करवा दिया था आपको लर्न। ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट में हमेशा जीएसटी लगता है। ब्रांच ट्रांसफर विद इन द स्टेट में कब लगता है? व्हेन दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड। सर ये क्या है कि क्लोजर ऑफ बिजनेस में जीएसटी लगेगा? नो, इट वाज नॉट लाइक दैट कि क्लोजर ऑफ बिजनेस में जीएसटी लगेगा। हमने बोला था कि अगर आप एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर करें या डिस्पोजल करें, तो जब बिजनेस बंद होगा तभी एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर होगा, तब भी। अगर आप एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर करते हैं तो बिना कंसिडरेशन जीएसटी लग जाएगा, अगर उन एसेट्स में आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। यस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस में मैंने बहुत सारे एसेट्स थे, पूरा बैलेंस शीट निकाला, बहुत सारे एसेट्स थे। उनमें से जो कुछ एसेट्स थे उसमें आपका आईटीसी पहले लिया हुआ था, तो अब जब उन एसेट्स को आप निकालोगे तो आपको उस पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा। आपके पास 10 कंप्यूटर थे जो आपने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कंप्यूटर डोनेट कर रहे हो तो उस पे जीएसटी लगेगा। अगर उन कंप्यूटर्स पे पहले आपने आईटीसी क्लेम करके रखा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे तो भी जीएसटी है, रिलेटेड पर्संस के ट्रांजैक्शन में भी जीएसटी है बिना कंसिडरेशन के। तो देयर वर 3 पार्ट्स टू इट। 7(1)(a) बोलता है सीबीएस होना चाहिए। 7(1)(b) बोलता है कि इंपोर्ट में बिना बिजनेस के भी जीएसटी लग जाएगा, जस्ट वी नीड टू हैव कंसिडरेशन। 7(1)(c) बोलता है जब बिना कंसिडरेशन के जीएसटी लगेगा। वो लिस्टेड कहां पर है? शेड्यूल 1 में। क्या क्या ट्रांजैक्शन है? एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स भेज रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेज रहा है। ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट में हमेशा जीएसटी लगेगा, विद इन द स्टेट में व्हेन सेपरेटली रजिस्टर्ड। क्लोजर और डिस्पोजल में बिना कंसिडरेशन जीएसटी लगता है अगर आपने उस पर आईटीसी क्लेम करके रखा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। It is my request, please go through this and learn this well. दो मिनट में दूंगा क्वेरी, जस्ट 2 मिनट। हाँ, एक बार इस पेज को लर्न कर ले, विल कम टू योर क्वेरी जस्ट इन 2 मिनट्स। क्योंकि उद्देश्य रिवीजन और लर्निंग है ना। एकदम लर्न हो जाना चाहिए।
Should we proceed ahead? Do me this much favor. एक एक टॉपिक में तो क्लास में एग्जाम्पल्स लिखाए हुए हैं ना. टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी कि वो क्लास एग्जाम्पल्स को आप गो थ्रू करें. टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी. जैसे आप क्या करोगे मैं आपको बता रहा हूं. ये तो ABCDE करके कराया हुआ है. आपको अगर पैरा 1 2 3 4 लर्न हो जाए तो नथिंग लाइक इट. क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ, 3 लोग जिनके साथ ट्रांजैक्शन करने से बिना कंसिडरेशन GST लगता है. 3 लोग जिसके साथ अगर मैं ट्रांजैक्शन करूं तो बिना कंसिडरेशन GST लगेगा. एक एजेंट प्रिंसिपल, एक रिलेटेड पर्सन. रिलेटिव नहीं है, वो रिलेटेड पर्सन है. क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आप रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखें तो डायरेक्टर भी आता है ना, पार्टनर भी आते हैं रिलेटेड पर्सन में. डायरेक्टर इज नॉट अ रिलेटिव, ही इज अ रिलेटेड पर्सन. दोनों अलग अलग चीज हो गया है ना. बिजनेस पार्टनर भी आता है, डायरेक्टर भी आता है, जहां कंट्रोल हो 25% वगैरह शेयर होल्डिंग, वो भी आता है. तो रिलेटेड पर्सन, एजेंट प्रिंसिपल, और तीसरा हो गया ब्रांच. तीसरा हो गया ब्रांच. ब्रांच को कभी भी रिलेटेड पर्सन नहीं बताया गया है, लेकिन ब्रांच को बताया गया डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ सेक्शन 25. सपोज यू आर राइटिंग अ थ्योरी. तो जब आप थ्योरी लिख रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है आपको लिखना डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ सेक्शन 25. ब्रांच को लेकर अगर कोई केस स्टडी आता है उसमें अगर आप मेंशन करते हैं रिलेटेड पर्सन, इट वोंट वर्क. इट हैज टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ सेक्शन 25. चलेगा? चलेगा ना? तो डू मी दिस मच फेवर. टॉपिक अगर ये लर्न हो गया है, आपका सेकंड टास्क होगा शेड्यूल 1 का जो 4 पैरा आप उसको भी लर्न कर लें, अपने आप से इंटरेक्ट करें. दूसरा, कॉपी में बहुत सारे नोट्स लिखाए हुए हैं. कॉपी में बहुत सारे नोट्स लिखाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं. आप उसको गो थ्रू करोगे पैरा बाय पैरा. आपका एक क्वेश्चन था ध्रुव ज्योति, बोलिए. See, this is a profound question. This is a profound question. Can we write in own words? See, the first thing is own words से fundamentally there is no problem overall. But यहां इशू कहां पर आ जाता है मैं आपको बता रहा हूं. कीवर्ड्स का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है. एक नंबर बात. कीवर्ड्स के साथ साथ आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ऑफन वी हैव सीन जिन स्टूडेंट्स का राइटिंग में बहुत अच्छा कमांड होता है, तो वो स्टूडेंट्स जब आंसर्स लिखते हैं उनका फ्रेमिंग एंड एवरीथिंग कम्स आउट वेरी वेल ओन वर्ड्स में भी. काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका राइटिंग में उतना कमांड नहीं है, वो जब ओन वर्ड्स लिखते हैं लॉ में, ऑडिट में या GST टैक्स में, आंसर्स अप टू द मार्क नहीं आते हैं. तो मैं ये ओन वर्ड्स में बहुत बड़ा आपको नोट ऑफ कॉशन दे रहा हूं. आप देखिए आपका राइटिंग पैटर्न कैसा है. सो हाउ टू डू दैट? सो फार एज GST इज कंसर्न, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सअप मी योर रिटन आंसर्स जो आप बिना देखे किताब के लिखे हैं ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. आई ऑलवेज चेक एंड रिवर्ट. बट जनरली आई हैव सीन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा बहुत लर्निंग या काफी लर्निंग करना पड़ता है. इसीलिए लर्निंग करना पड़ता है क्योंकि उनका वो राइटिंग चीज जो है वो अप टू द मार्क डेवलप नहीं है. इफ इट इज डेवलप, देखो क्लासेस में हम लोग बहुत सारा अभी भी आंसर्स लिखेंगे, तो मोर देन 60-70% आपका राइटिंग में ऐसे ही ग्रिप आ जाएगा. अगर उतना ग्रिप आ जाता है तब मोटा मोटी चल जाएगा. लेकिन अगर आपका वो ग्रिप तब तक नहीं आता है राइटिंग में, बिकॉज बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि क्लास 11, 12 फाउंडेशन ये सब में आप कितना डेवलप करके आए हो, क्योंकि अभी यहां बहुत शॉर्ट टाइम रहता है. सो इफ ओवरऑल योर राइटिंग पैटर्न इज डेवलप्ड, ओन वर्ड्स विल डू फैंटास्टिकली वेल. क्योंकि आप जब लिखोगे कीवर्ड्स वगैरह आता है, मीनिंग भी चेंज नहीं आता. इफ इट इज नॉट डेवलप्ड देन यू हैव टू वर्क हार्ड अपॉन इट. ठीक है ना? सो यू कैन ऑलवेज सेंड मी द आंसर्स. आई विल चेक एंड रिवर्ट कि वेदर दीज आंसर्स आर अप टू द मार्क और नॉट. वर्ड टू वर्ड तो पॉसिबल नहीं है.
और, इज, आर, द, ये सब इधर उधर होगा, उसके लिए उतना टेंशन करने का नहीं है। बट जैसे सब जगह सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अब उसके जगह आप सेल ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं या ट्रांजैक्शन बिटवीन लिख रहे हैं, दोस थिंग्स वोंट वर्क। सो आई एम टेलिंग यू द बेस्ट थिंग इज, you can, so far as my paper is concerned, you can start sending me answers. I'll check and revert whether these answers are up to the mark or not, है ना। क्या कर रहे हो? पैरा 1 2 3 4 पहले यहां से लर्न कर रहे हो, और क्लास एग्जाम्पल जो चारों पैरा में लिखा है उसको लर्न कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, प्लीज। Shall I proceed? Would you agree? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम बिजनेस बिना कंसिडरेशन हो रहा है, फॉर 5,000 हो रहा है जब, तो मैंने क्यों बोला है इसमें जीएसटी लगेगा? क्योंकि इसमें सीबीएस है, आपको शेड्यूल 1 तभी एग्जामिन करना है व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन। सर इसमें तो आईटीसी नहीं लिया हुआ है, जबकि आप बोले थे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल में तभी जीएसटी लगेगा व्हेन आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। तो ये तो शेड्यूल 1 उन्हीं सिचुएशंस का बात कर रहा है व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन। यहां तो कंसिडरेशन है। मेरे को फिर से बताओ, जब भी आपको केस स्टडी मिलेगा तो आप पहले उसको किस में एग्जामिन करेंगे? पहले हमेशा उसको 7(1)(a) सीबीएस में एग्जामिन किया जाएगा। अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तभी आप उसको शेड्यूल 1 में सोचोगे करने का। चैरिटेबल ट्रस्ट को डिस्पोज ऑफ किया, ठीक है, दीज वर यूज्ड इन बिजनेस फॉर सम टाइम। मैंने क्या लिखा है कि इस पे जीएसटी लगेगा प्रोवाइडेड आईटीसी क्लेम किया है। बिजनेस शट डाउन हुआ है तो जिसमें सीबीएस है उसमें तो लगेगा ही, और जिसमें सीबीएस नहीं है उसमें आईटीसी अगर क्लेम किया तभी लगेगा। पैरा 2,
पैरा 2 में मैंने बताया है रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ 25 आर टू डिफरेंट थिंग्स। चलेगा, देयर इज नो रश फ्रॉम माई साइड, कराया हुआ सब है, खाली एक रिविजन करना है जो कॉपीज में लिखाया हुआ उसका। ओनली इफ यू से आई विल प्रोसीड अहेड। इसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है? क्रिटिकल एस्पेक्ट यह था कि इसमें रिलेटेड पर्सन में ABCDEF का डेफिनेशन था, जहां F फैमिली मेंबर था। फैमिली में 6 लोग आते हैं, याद है कौन 6 लोग आते हैं? स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा आते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर तब आते हैं जब वो डिपेंडेंट हो। किसी को दिखाना है तो बोलो, फ्रैंक रहना। स्पाउस एंड चिल्ड्रन कब आते हैं? हमेशा। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स जब वो डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज समझना पड़ेगा, जैसे ब्रदर और सिस्टर से ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें GST लगेगा। रिलेटेड पर्सन होंगे वो लोग। ब्रदर सिस्टर मस्ट बी डिपेंडेंट। अगर वो लोग डिपेंडेंट हैं तब आप उनको रिलेटिव मान सकते हैं, तब GST लगेगा बिना कंसिडरेशन के। जैसे देखिए, यंगर ब्रदर को कोचिंग दिया। अब यहां एक एजम्पशन ठीक है कि यंगर ब्रदर डिपेंडेंट है तो रिलेटेड पर्सन हो गया, बिना कंसिडरेशन भी GST लग रहा है। लेकिन वाई, एक्स और मिसेज वाई ब्रदर सिस्टर है, दोनों का बिजनेस है अपना अपना, तो वो लोग डिपेंडेंट नहीं है, तो वो लोग रिलेटेड पर्सन नहीं हुए। इसलिए बिना कंसिडरेशन के GST नहीं लग सकता है। ये एग्जाम्पल पेपर में बड़ा कॉमन है। रिलेटेड पर्सन में कंसिडरेशन का आवश्यकता नहीं है। रिलेटेड पर्सन में फैमिली मेंबर आता है, उसमें फैमिली मेंबर में स्पाउस, चिल्ड्रन हमेशा आएंगे। लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स जब वो डिपेंडेंट हो तो ब्रदर सिस्टर और इन सब रिलेशनशिप में देख लेना वो डिपेंडेंट है, तभी रिलेटेड पर्सन है। कैन आई प्रोसीड अहेड? तो हम लोग अब किस में जा रहे हैं? पैरा 3 में। अभी क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट को अगर गुड्स भेजा और एजेंट कस्टमर को भेजा, GST में इसको 2 सप्लाई माना जाएगा। प्रिंसिपल टू एजेंट एक सप्लाई, एजेंट टू कस्टमर दूसरा सप्लाई। सर इसमें तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। डबल टैक्सेशन नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलवेज गेट द ITC। आप एक एजेंट है, कस्टमर का डिटेल लेकर आ गए, डिटेल हमको भेज दिया। कस्टमर का डिटेल लेकर आए और डिटेल हमको आपने भेज दिया। मैंने डायरेक्टली उसको गुड्स भेजा है, तो ये एक ही सप्लाई है सो फार एज गुड्स इज कंसर्न। कमीशन पे GST लगेगा, दैट्स अ सेकंड सप्लाई बट ऑफ सर्विस। गुड्स का एक सप्लाई है, यहां गुड्स का 2 सप्लाई माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है कि सप्लाई वो है जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजे। अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजता है और एजेंट कस्टमर को, तब ये 2 सप्लाई है। लेकिन अगर मैंने सीधा कस्टमर को भेजा तो मैंने एजेंट को भेजा कहां कि उसको एक सप्लाई माना जाए। यू मस्ट बी क्लियर ऑन डिफरेंस बिटवीन 1 and 2। देयर इज नो रश। आप जो बोलोगे मैं फिर से समझा दूंगा आपको। मैंने बोला भी कि जरूरी नहीं कि हम लोग टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आज रिवाइज करें, वो कभी और भी हो सकता है। आइडियाज जितना करें वो थरो हो जाए। यू मस्ट इन्फॉर्म मी, शुड आई प्रोसीड अहेड और नॉट? तो शुड आई प्रोसीड अहेड? ऐसा है कि प्रिंसिपल एजेंट को पेनड्राइव क्लासेस भेज दिया, एजेंट ने कस्टमर को भेज दिया। अब ये गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। शेड्यूल 1 कवर करता है प्रिंसिपल और एजेंट में खाली गुड्स का ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल और एजेंट में सर्विसेज कवर्ड नहीं है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन में गुड्स और सर्विस दोनों कवर्ड है। ब्रांच में गुड्स और सर्विस दोनों कवर्ड है।
ब्रांच में गुड्स और सर्विस दोनों कवर्ड है, लेकिन प्रिंसिपल एजेंट में ओनली गुड्स इज कवर्ड. यू मस्ट टेल मी इफ दिस इज क्लियर टू यू और नॉट. Are you okay with these three examples? Are you okay with these three examples? अभी क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 1 में भी कवर्ड है. मैं आपको बताता हूं, इंपोर्ट में एक बड़ा खास बात है, गुड्स तो कस्टम लॉ में कवर्ड है, लेकिन जहां तक सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में बिजनेस और कंसिडरेशन एक होने से भी जीएसटी लग जाता है. कैसे सर? बिकॉज 7(1)(b बोल रहा है कंसिडरेशन हो तो भी चलेगा, बिजनेस का दरकार नहीं है. शेड्यूल 1 बोल रहा है बिजनेस हो तो भी चलेगा, कंसिडरेशन का दरकार नहीं है. इसीलिए मैंने बताया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दोनों में से एक होने से भी चलेगा, या कंसिडरेशन या बिजनेस. 7(1)(b बोल रहा है बिजनेस नहीं है कंसिडरेशन है तो भी जीएसटी लग रहा है. शेड्यूल 1 बोल रहा है कि इंपोर्ट में कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस है तो भी जीएसटी लग रहा है, प्रोवाइडेड बिना कंसिडरेशन में रिलेटेड पर्सन हो, यह भी जरूरी है. यू मस्ट इन्फॉर्म मी इफ दिस इज क्लियर और नॉट. अब याद रखिएगा, सप्लाई क्या है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गुड्स है कि सर्विस, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको. शेड्यूल 3 में भी आपको टाइम नहीं लगेगा. हम लोग का भी क्लास वाइज ज्यादा इसमें कंज्यूम हुआ था. गुड्स है कि सर्विस हो तो अभी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा. आखिरी बार बताओ, मैंने केस स्टडी दिया, वो जीएसटी लगे, सप्लाई है कि नहीं, आप क्या करोगे? पहले सीबीएस देखोगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 का एग्जामिन होगा. शेड्यूल 1 का पहला पैराग्राफ क्या है? कोई एसेट्स डिस्पोज ऑफ आप कर रहे हैं, अगर उसमें कंसिडरेशन है तब तो वैसे ही जीएसटी लग जाएगा सीबीएस के कारण. कंसिडरेशन नहीं है तो तभी जीएसटी लगेगा जब आईटीसी क्लेम किया हो. रिलेटेड पर्सन, ब्रांच आउटसाइड द स्टेट और विद इन द स्टेट इफ सेपरेटली रजिस्टर्ड, इसमें कंसिडरेशन का आवश्यकता नहीं है. कोई चीज ध्यान रखने का है सर? डेफिनेटली ध्यान रखने का है कि ब्रदर सिस्टम में देखिए डिपेंडेंट है कि नॉट डिपेंडेंट. प्रिंसिपल एजेंट एक सप्लाई, एजेंट कस्टमर दूसरा सप्लाई. प्रिंसिपल टू कस्टमर, प्रिंसिपल टू कस्टमर होगा तो एक सप्लाई, दूसरा है लेकिन वो एजेंट का कमीशन का है, बस और कुछ नहीं. यहां पर क्या ध्यान रखने का है, ये गुड्स कवर्ड है, सर्विसेज नहीं. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या ध्यान रखने का है, बिजनेस और कंसिडरेशन एक होने से भी जीएसटी लग जाएगा, दोनों का आवश्यकता नहीं है. इज इट ओके? श्योर ना? Again, I'm telling you, you just do me this much favor. आप मन में चेक करिए, आपको ये चारों पैरा याद हो, सीबीएस याद हो, शेड्यूल 1 का शॉर्ट फॉर्म याद हो. स्पेंड टाइम ऑन दिस टॉपिक. आगे टाइम नहीं लगेगा शेड्यूल 2 में. आई एम टेलिंग यू दिस.
I will require your consent to move ahead. Only if you say we will move ahead. चले आगे बढ़े. See, गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है. गुड्स मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है. सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है. गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी. सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है. मनी एंड सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स एंड नॉर सर्विसेज. इसलिए मैंने बताया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, शेयर्स पे कभी जीएसटी नहीं लगता है. हाँ, जो शेयर ब्रोकर है उसके ब्रोकरेज पे लगेगा, वो अलग बात है. गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है. मनी एंड सिक्योरिटी दोनों ही नहीं है. अभी क्या हो रहा है कि गुड्स में दो इंक्लूजन्स भी है. गुड्स में पहला इंक्लूजन आता है एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या? क्लेम मतलब मेरे को किसी से रुपया मिलना है. एक्शनेबल मतलब आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, मतलब आप अगर सामने वाला रुपया नहीं देगा तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं. लाइक अनसिक्योर्ड डेटर्स. अनसिक्योर्ड डेटर इज एन एक्शनेबल क्लेम. रुपया आना है, नहीं होगा तो एक्शन लेंगे. एक्शनेबल क्लेम. दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी क्या है कि ग्रास क्रॉप्स, क्या ये गुड्स है? अगर आप क्रॉप्स वगैरह को लैंड के साथ बेचते हैं तब तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स नहीं है. लेकिन क्रॉप्स को आप अगर अलग करके बेचते हैं देन दे आर गुड्स. तो गुड्स का डेफिनेशन था कि इसमें दो तो इंक्लूजन थे. इंक्लूजन था, दो इंक्लूजन था. क्रॉप सोल्ड सेपरेटली एंड एक्शनेबल क्लेम. दो इंक्लूजन बताओ. क्रॉप सोल्ड सेपरेटली एंड एक्शनेबल क्लेम. दो एक्सक्लूजन भी बताओ. मनी एंड सिक्योरिटीज. सर्विसेज का भी वही है. एक्सक्लूजन है मनी एंड सिक्योरिटीज. इंक्लूजन है यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज. मैं डॉलर से अगर रुपी एक्सचेंज करता हूं तो मैं मनी को कन्वर्ट करवा रहा हूं वन फॉर्म टू अनदर. मैं मनी को कन्वर्ट करवा रहा हूं वन फ्रॉम टू अनदर. इसमें जीएसटी लगेगा कन्वर्जन चार्जेस पे, पूरे मनी पे नहीं, कन्वर्जन चार्जेस पर. यूज ऑफ मनी में क्या होगा? हाउ इट विल वर्क? सर, यूज ऑफ मनी में यही होगा कि अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो वो जो इंटरेस्ट है वो सर्विस माना जाएगा. ऑल्दो इट इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस, इसलिए इसमें जीएसटी लगता नहीं है. गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी. सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है. मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों ही नहीं है, गुड्स और सर्विसेज. इंक्लूजन बता दें. सर, इंक्लूजन है एक्शनेबल क्लेम एंड क्रॉप सोल्ड सेपरेटली, या ये सब. प्लीज चेक इट. यू मस्ट लर्न द डेफिनेशन इंस्टेंटली. वो क्या करना है ना, ये आज अभी क्लास हो गया, हमारा रिवीजन हो गया. घर में इसको अच्छे से लर्न कर लेना है. हमेशा ध्यान रखिएगा, आप 5 बार भी रीडिंग करेंगे, 10 बार भी रीडिंग करेंगे, 10 बार रीडिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा 2 बार लर्निंग. तो लर्निंग करना है. लर्निंग भले ही आप मदर टंग में करिए, पहले आपके कॉन्सेप्ट एकदम आपके छप जाने चाहिए. ठीक है सर, लर्निंग कर लेंगे, तो लर्निंग एक तो आप घर में खुद से कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी. फिर भी अगर किसी से नहीं होता है तो क्लास फिर से बैकअप है आपके पास, ऑन कर लीजिए. ऑन कर लीजिए, पॉज करते करते सुनिए, पॉज करते करते लर्न करते जाइए. सुनिए, लर्न करिए, सुनिए, लर्न करिए. तो ये जल्दी होगा, और जल्दी का बात है इसमें, और कुछ नहीं है. क्या सर हम घर में आराम से खुद से भी कर पाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है. बट द ओनली डिफरेंस दैट इट मेक्स इज व्हेन यू लर्न विथ मी, थोड़ा वो फास्ट हो जाता है. तो चलाइए, पॉज करते करते करिए. चलिए. दो मिनट मनीष, 2 मिनट. आप पहले कन्विंस हो जाओ कि ये लर्न है सब लोग.
अपने आप के साथ इंटरेक्ट करो, दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। चलेगा? आखिरी बार बोलूं, व्हाट इज अ सप्लाई 71A? सुना अपने आप को, क्या चीज सप्लाई है? सीबीएस, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? दोनों। मेन की इंसिडेंटल? दोनों। प्रॉफिट मोटिव? नॉट एसेंशियल। वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी? फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम है कि ज्यादा कम है, ट्रांजैक्शन ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जीएसटी कब लगेगा? सप्लाई कब माना जाएगा? बिजनेस या कंसिडरेशन एक होने से भी सप्लाई है। शेड्यूल 1 बताओ अपने आप को, सुनाओ। एजेंट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेज रहा है, ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट, क्या विद इन द स्टेट कवर्ड है? यस इफ सेपरेटली रजिस्टर्ड। क्लोजर और डिस्पोजल? क्लोजर और डिस्पोजल व्हेन आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50 से ज्यादा का गिफ्ट दिया, एंड रिलेटेड पर्सन और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अब मनीष बोलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो विदेश से ही हो रहा है, ये विद इन इंडिया नहीं हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम लोग यूएस वगैरह से ही ले रहे हैं। ये तो 12 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तो इंडिया का पार्ट हो गया, तो फिर इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। नहीं, इंपोर्ट इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वो बोले चाहे नहीं बोले से फर्क नहीं पड़ता, इंपोर्ट इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट उसी को मानते हैं जो बाहर से आया है। 200 नॉटिकल माइल तो इंडिया ही है, तो उसको तो इंपोर्ट मान नहीं सकते, है ना। अभी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 जो है वो बताता है कि गुड्स है कि सर्विस। ये बड़ा खास बात है कि गुड्स बेचना गुड्स है, हायर परचेज गुड्स है, लेकिन लीजिंग, रेंटिंग, जॉब वर्क प्रोसेस सर्विस है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी लगता है? बोलो, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी लगता है? सोचिए, एक 50 फ्लैट का बिल्डिंग बन रहा है। कितने फ्लैट है बिल्डिंग में? 50। 40 फ्लैट में मैंने कंसिडरेशन लिया है बीच में, कंस्ट्रक्शन स्टेज में, उसमें जीएसटी लगेगा। 40 फ्लैट्स में मैंने कंसिडरेशन बीच में लिया, उसमें जीएसटी लगेगा। 10 फ्लैट में मैंने कंसिडरेशन बाद में लिया, पूरा बिल्डिंग बनने के बाद, तो नहीं लगेगा, तब उसको सेल मानते हैं। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का नियम है, सामने एक बिल्डिंग है, बन रहा है, जब कंस्ट्रक्शन स्टेज है उस समय हम लोगों ने एडवांस दे दिया, तो उस पर पूरा पे जीएसटी लगेगा, उन फ्लैट्स के पूरे अमाउंट पे लगेगा, नॉट जस्ट द एडवांस अमाउंट। जैसे 50 लाख है, अब 2 लाख में बुकिंग कर दिए, 48 लाख बाद में दिए, पूरे 50 लाख पे लगेगा, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग में 40 फ्लैट में कंस्ट्रक्शन स्टेज में एडवांस मिला, 10 फ्लैट और बच गए, वो 10 फ्लैट में पूरा रुपया बाद में मिल रहा है, एंटायर अमाउंट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप रॉयल्टी कमाते हैं तो वो सर्विस है। बहुत खास बात है, रॉयल्टी अगर आप कमाते हैं तो वो सर्विस है, क्योंकि वो टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर है। लेकिन जब आप परमानेंट ट्रांसफर करते हैं कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह का, तो वो गुड्स है। सॉफ्टवेयर, अगर आप ब्रांडेड सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो वो गुड्स है, कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो वो सर्विस है। सर मान लीजिए पेपर में सेल ऑफ सॉफ्टवेयर बोला गया है, तो आप पहले यही सोचिए कि वो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, नॉन कॉम्पीट फीस। नॉन कॉम्पीट फीस क्या हो गया? एक्स एंड वाई सेम बिजनेस में है, वाई बोलता है तुम अपना बिजनेस बंद कर दे 5 साल के लिए, मैं तेरे को 5 करोड़ देता हूं। एक्स बोला ठीक है 5 करोड़ दे, बिजनेस बंद कर देंगे। ये रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है, नॉन कॉम्पीट फीस है, इस पे जीएसटी लगेगा। आप बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपने एग्रीमेंट किया, इस पे जीएसटी लगेगा। टू डू एन एक्ट, कोई स्टेज में परफॉर्म करना, ये सर्विस है। टॉलरेट एन एक्ट, अगर सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया,
फिर या परफॉर्म करने के लिए रेडी है। लेकिन बायर अगर बोलता है कि इस बुकिंग को कैंसलेशन करवाओ, बायर अगर बोलता है कि मैं देरी से पेमेंट करूंगा, सप्लायर बोलता है चल इंटरेस्ट दे, ये टॉलरेट एन एक्ट है। टॉलरेट एन एक्ट का एक बड़ा खास फीचर है कि बायर जो है उसके एंड से प्रॉब्लम आ रहा है तो सेलर उसको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया ही नहीं और फिर बायर ने पेनल्टी लगा दिया, सप्लायर तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, परफॉर्म किया ही नहीं सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट, और बायर ने पेनल्टी लगा दिया, तो एक्चुअली बायर इज नॉट टॉलरेटिंग दिस। इसीलिए आप देख लीजिएगा, बायर के साइड से अगर फ्लो कर रहा है तो जीएसटी उस पर है। सप्लायर ने काम ही नहीं किया तो सप्लाई हुआ ही नहीं ना, तो फिर इस पे जीएसटी नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट को भी सर्विस माना गया। मैं यहां रुक रहा हूं, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं समझा रहा हूं क्या है, रेस्टोरेंट को भी नहीं समझा रहा हूं क्या है। आप इस टेबल को पहले लर्न कर लो। टेबल को लर्न करने के बाद बिल्डिंग पर रिफ्रेन फ्रॉम डू एन एक्ट, ये सब पर मेरे लिखाए गए हैं कॉपी में वेरियस नोट्स, उसको चेक करना है। 5-7-10 मिनट लगेगा इसमें आप। हाँ, यू जस्ट डू दिस मच। पहले एक बार 5 मिनट इसको लर्न कर लो, अपने आप से इंटरेक्ट कर लो। देन वी चेक द एग्जांपल्स ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद रिफ्रेन फ्रॉम टॉलरेट एन एक्ट। अब देखो अभी तो ठीक है, नहीं तो आप घर में भी देख सकते हैं, देखो तो अच्छा। यस, मस्ट टेल मी। आराम से टाइम लो ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, बोलिए ना। आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसको समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल, वन विच हैज एमर्ज फ्रॉम योर इंटेलिजेंस। प्रॉपर्टी,
राइट्स। तो पेटेंट एनीथिंग दैट हैज एमर्ज फ्रॉम योर इंटेलेक्ट एंड यू हैव डिसाइडेड कि आप इसको रजिस्टर करके अपने तरफ से अधिकार कर लेंगे कि कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता है। किताब आपने लिखा तो आप बोले कॉपीराइट है, मेरे दिमाग से निकला है, तो इसका कोई कॉपी नहीं करेगा। पेटेंट है तो इस टेक्नोलॉजी से मैं ही प्रोडक्ट बना सकता हूं और कोई नहीं बना सकता है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो जाते हैं। नो हाउ, एनी टेक्नोलॉजी यू हैव, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम। तो एक होता है मैंने आपको यूज करने का अधिकार दिया, ये सर्विस है, लेकिन मैंने अगर आपको परमानेंट सेल कर दिया तो ये गुड्स है। सो टेल मी इफ वी शुड प्रोसीड अहेड और नॉट। अभी इसमें क्या है, रेस्टोरेंट को तो सर्विस हमने मान लिया है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आप सर्विस दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह का, रिपेयर का, इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व्ड है और बदले में आया एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है गुड्स प्लस सर्विस, और आया क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो मेरे ख्याल से किताब में भी लिखाया हुआ होगा, आपको देखता हूं एक बार, उसको फिर कॉपी करने की आवश्यकता, हाँ लिखाया हुआ इधर। तो इसको हम लोग सर्विस माने हैं। इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। इन्हीं को हम लोग मानेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हाईवे, ब्रिज, ये सब बनाना, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, सेंट्रलाइज एसी, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी भी इमूवेबल होता है। अभी जो नॉर्मल एसीज है, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, आप खोल के ले जाएंगे, बट यू कैन नॉट टेक अवे सेंट्रलाइज एसी फ्रॉम दैट प्लेस। अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा देख लेना, अगर किसी ने खाली लेबर सप्लाई किया तो नॉर्मल सर्विस है, अगर किसी ने आपको सीमेंट बेचा है तो वो गुड्स है। जब सामने वाला दोनों काम करता है, सर्विस भी दे रहा है, सीमेंट वगैरह भी लगा रहा है, फिर हाईवे आ रहा है, तभी इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके लिए मैंने 3 उदाहरण दिए थे। चलेगा ना? See, we must understand now, गुड्स बेचना गुड्स है, लेबर एम्प्लॉयड इज अ सर्विस, दोनों होगा तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस माना जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑल्दो इसका शेड्यूल 2 से कोई लिंक नहीं है, बट कॉपी में हम लोग करते करते यहां पहुंच गए थे एक डिस्कशन पे कि क्या डोनेशन को सप्लाई माना जा सकता है। तो आपने किसी ट्रस्ट को या कहीं डोनेशन दिया, डोनेशन में क्या होता है ना, लोगों का प्रैक्टिस है किसी का नाम लिखाना, ठीक है ना। अब किसी ने अपने फादर के, ग्रैंडफादर के ऑनर में कुछ लिखाया, तो ये प्रैक्टिस है कि ठीक है एसी डोनेट किया, लेकिन जिसने डोनेट किया वो अपना या अपने किसी रिलेटिव का नाम लिखा देता है उस पर। तो ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये जस्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। ये जस्ट ग्रैटिट्यूड और ऑनर एक्सप्रेस करना है। तो इसको हम लोग बोले ये सर्विस नहीं है, लेकिन आपने एक डोनेशन दी एग्जीबिशन में और बोला हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट डिस्प्ले करो। एवरेस्ट, पाव भाजी मसाला, छोला मसाला, चाट मसाला, सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट कर दिया। तब वो एडवर्टीजमेंट सर्विस है,
और इस पे जीएसटी लगेगा। टू कंक्लूड, अगर डोनेशन सिंपली किसी पर्सन का नाम उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहता है, एसी या वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, ये सब में किसी का नाम लिखा हुआ रहता है, तो ये ग्रैटिट्यूड है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है, वो तो गया, वो एडवर्टीजमेंट क्या करेगा? ठीक है, तो वो, और अगर है तो भी वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड और ऑनर एक्सप्रेस करना है। लेकिन जब आप डोनेशन देके अपने प्रोडक्ट्स का नाम डिस्प्ले करने लग जाते हो, नाउ इट्स एन एडवर्टीजमेंट सर्विस, अभी इस पे जीएसटी लगेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। चलेगा? फिर सवाल उठा कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है? जब आप अपना प्रोडक्ट विद इन द फैक्ट्री कंज्यूम कर लेते हो, उसको कैप्टिव कंजम्पशन बोलते हैं। एक्स से वाई बना, वाई से जेड, जब आप जेड बेचोगे तो जीएसटी लगेगा। जब आप जेड बेचोगे तो जीएसटी लगेगा। बट वाई इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्वेश्चन है क्या वाई पे जीएसटी लगेगा? तो हम बोलेंगे वाई पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज वाई का कैप्टिव कंजम्पशन हुआ है। तो वो आप सप्लाई कहां किए? वो तो आप विद इन द फैक्ट्री कंज्यूम कर लिए। यस और नो? यस। सो दिस इज नॉट लायबल टू जीएसटी। आर यू ओके विद दिस? बोलो, डोनेशंस में क्लैरिटी है? हाँ, डोनेशन में किसी का गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, उसका नाम लिखा दिया, शी इज देयर बट इन योर मेमोरी गॉन, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। तो एंड प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा तो एडवर्टीजमेंट है, वहां जीएसटी लगेगा। ठीक है? रेस्टोरेंट है, समोसा बनाया, खुद ही खा लिया, जीएसटी नहीं लगेगा, कैप्टिव कंजम्पशन। या फिर एक्स से वाई बना, वाई से जेड बना, दिस इज ऑल्सो कैप्टिव कंजम्पशन। नहीं, जेड सप्लाई हो रहा, उस पर जीएसटी लगेगा, वाई पे नहीं लग सकता है। मैं इस चीज पे आऊंगा, गुड्स और सर्विस का पैरा 4 उस चार्ट में नहीं दिया था। पैरा 4 को यहां लिखा था, आप समझ रहे मेरे बात को? शेड्यूल 2 पूरा अलग जगह लिखाया था, उसका पैरा 4 वहां टच नहीं किया, तो यहां लिखाया था। पहले आप कंफर्म करें, आर यू ओके विद द फैक्ट कि गुड्स बेचना गुड्स है, हायर परचेज गुड्स है, लीजिंग, रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, जॉब वर्क प्रोसेस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट, टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, ये सब सर्विस है। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, ये सब सर्विस है। बिजनेस एसेट अगर परमानेंट ट्रांसफर हो तो गुड्स है, और टेम्पोररी यूज हो तो सर्विस है। बिजनेस बंद करेंगे, एक्चुअली बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस इज नॉट द टर्म। द टर्म यूज्ड इन द लॉ इज सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं है, अब वो क्यों टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा? या तो बिजनेस बंद हो गया, या टर्नओवर 20 लाख के नीचे चला गया, या उसका कंसर्न मर्जर, डीमर्जर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कोई और चला रहा है। तो अगर बिजनेस बंद करते हो, या टर्नओवर एग्जेम्पशन के नीचे के, एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे चला गया, बोल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया, तब ये गुड्स है। लेकिन मर्जर, डीमर्जर या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा तो ये एग्जेम्प्ट सर्विस तो है और एग्जेम्प्टेड भी है। ये थोड़ा सा आपको देख के जाना है। शेड्यूल 2 में अगर कुछ है तो पैरा 4 है, और पैरा 4 वहां से पार पड़ेगा नहीं, आपको यहीं से देखना पड़ेगा उसको।
Yes. See, only if you say, we will proceed ahead. Shall we? मेरे को एक चीज बताइए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी है? हां, अगर कंस्ट्रक्शन स्टेज में एडवांस लिया और पूरा रुपया बिल्डिंग बनने के बाद लिया तो वो गुड्स है, जीएसटी नहीं है उस पे। ऐसा था, ये मैंने बताया था। क्या चीज सप्लाई ही नहीं है और क्या चीज सप्लाई तो है लेकिन एग्जेम्प्ट है। ये चार्ट मास्टर चार्ट है, ये याद रखना है आपको। लैंड बिल्डिंग बेचना, मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये क्या कॉमन यूज वाले हैं। आप नहीं समझे, बोल के इसको अलग से लिखाया था। ऐसे तो बहुत ट्रांजैक्शन है जो सप्लाई नहीं है, ऐसे भी बहुत ट्रांजैक्शंस हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, बट ये कॉमन है। क्या चीज सप्लाई नहीं है? लैंड एंड बिल्डिंग बेचना, शेयर्स, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड इनकम। यू मस्ट लर्न दिस। क्या चीज एग्जेम्प्ट है? इसको ही मैंने लिखाया था, मर्जर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल यूज। ये चार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लर्न करो। इफ रिक्वायर्ड यू फोल्ड द पेज। टैक्स लॉस तो क्या लाइफ टाइम ये काम आते हैं। We used to have this habit, even in the copy my page numbers पूरे नंबर रहते थे। चैप्टर वाइज इंडेक्स इवन मैं कॉपी में बना के रखता था, इंपॉर्टेंट वगैरह सब मार्क करके रखता था। तो इफ यू एवर गेट टाइम, फॉलो दिस थिंग्स, बहुत यूजफुल होता है। देखो, हाँ बोलो ना। स्लम सेल होता है जब आप कोई अपने बिजनेस को बेच देते हो, उसी को स्लम सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, बिजनेस को ओवरऑल बेचा जाता है। जैसे आपने अपना पूरा बिजनेस 2 करोड़ में बेच दिया, कोई पेपर या केमिकल बिजनेस था आपका, लेकिन आपने इसमें यह स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें लैंड बिल्डिंग कितना में बेच रहे हैं, या कंप्यूटर का क्या प्राइस है, या प्लांट मशीनरी का क्या प्राइस है। ओवरऑल बिजनेस 2 करोड़ में बिका, ठीक है ना। प्लीज बताइए, आर यू ओके विद दिस? लैंड बिल्डिंग बेचना, शेयर्स बेचना, सैलरी इनकम, डिविडेंड इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म। और एग्जेम्प्ट क्या? इंटरेस्ट, मर्जर, डीमर्जर एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल यूज। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लब और मेंबर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको हमेशा अलग पर्सन माना गया। क्लब एंड मेंबर्स आर ऑलवेज 2 डिफरेंट पर्सन्स। तो इनको सेपरेट एंटिटी मानकर हम लोग जीएसटी लगाते हैं। देयर वर ऑफन आर्ग्यूमेंट्स कि क्लब और मेंबर को अलग एंटिटी नहीं माना जाए, दे आर वन एंड द सेम। बिकॉज जो मेंबर क्लब को देता है, क्लब वापस मेंबर पे ही खर्चा करता है। बट 71AA बोलता है कि क्लब और मेंबर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स बेचेगा तो गुड्स, सर्विस दे रहा है तो सर्विस, लेकिन इस पे जीएसटी लगना है। और ये सेपरेट पर्सन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्ट रूलिंग एज वेल। Only if you say, we will proceed ahead. We will proceed. एम्प्लॉय के सैलरी पे जीएसटी नहीं है, लॉयर के फीस पे जीएसटी है, लेकिन कोर्ट के फीस पे नहीं है। एमपी, एमएलए या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पर्सन है, उनके सैलरी पे भी जीएसटी नहीं है। डिसीज पर्सन के फ्यूनरल सर्विसेज पे
ट्रांसपोर्टेशन पे नो जीएसटी, लैंड बिल्डिंग के सेल पे नहीं है, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी है। एक्शनेबल क्लेम पे नॉर्मली जीएसटी नहीं है, लेकिन कब है? 6 केस में: गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस, कैसीनो। मैंने क्या किया था आपको एक बार बता देता हूं कि इनको एक ABCDE करके शॉर्ट फॉर्म में लिखाया था, ठीक है? अभी बहुत जल्दी बोल दिया क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने का था भी नहीं। अभी आपको क्या करना है, पैरा 1 to 6 खाली देखना है और कॉपी में जो शॉर्ट फॉर्म लिखाया था उससे भी लर्न करना है। यहां से भी देखना है पैरा 1 to 6, शॉर्ट फॉर्म से भी देखना है। मैं 7 8 समझाऊंगा आपको। You tell me, are you okay with this? Para 1 to 6, are you okay? श्योर? क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स है? यस। क्या उसमें जीएसटी लगता है? नॉर्मली नो। मतलब अगर आप डेटर बेचते हैं तो जीएसटी नहीं है उस पर नॉर्मली। सेल ऑफ डेटर पे जीएसटी नहीं है क्योंकि आप बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम तो है लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से वो सप्लाई नहीं है। गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, ये सब जो टिकट प्राइसेस है उस पे जीएसटी लगता है, विनिंग पे नहीं। लॉटरी टिकट 100 रुपए का है तो उस पे जीएसटी है। आप 1 करोड़ जीत गए लॉटरी, उस पे नहीं। ओके, यू मस्ट चेक पैरा 7 and 8। 1 to 6 पहले लर्न हुआ हो तभी 7 और 8 देखेंगे आप।
यू मस्ट कन्फर्म मी। हाँ, बोलो ना, डू यू कन्फर्म। अभी क्या है कि मेन बड़े बड़े सम्स आ रहे हैं, आप लोगों ने तो अब काफी सम्स कर लिए। उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स ने ऑर्डर रिसीव किया फ्रॉम लंदन एंड गुड्स, उसने अरेंजमेंट किया कि यूएस से लंदन चला जाए किसी और के ऑर्डर प्लेस करके। इसमें जीएसटी है कि नहीं? नहीं है। अगर गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में को जाता है बट विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, इस पे जीएसटी नहीं है। गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जाता है लेकिन इंडिया को एंटर नहीं करता है, तो इस पे जीएसटी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब गुड्स कस्टम में हो, अब कस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, ओशियंस में हो सकता है, आईसी सेल्स भी बोलते हैं इसको, इस पे जीएसटी नहीं होता है। जब गुड्स ओशियंस में है, कस्टम स्टेशन में, कस्टम्स के वेयर हाउस में है, इसका मतलब मैंने अभी तक इसको क्लियर नहीं कराया। आई एम द ओरिजिनल इंपोर्टर। मैं क्लियर करने जा रहा था, आप आ गए बीच में। बोले सर कहां जा रहे हैं? मैं तो कस्टम स्टेशन में ही जा रहा हूं, मैं तो कस्टम स्टेशन में ही जा रहा हूं। बोले सर वो गुड्स मेरे को चाहिए। मैंने कहा एग्रीमेंट करके, एंडोर्स करके तुमको दे देता हूं। तो जब गुड्स कस्टम स्टेशन में, अगर मैं उस समय गुड्स आपको बेचता हूं, जब गुड्स कस्टम स्टेशन में है और मैं उस समय आपको गुड्स बेचता हूं, तो वो कस्टम्स लॉ के दायरे में आता है, इसलिए जीएसटी इस पे नहीं लगता है। यू मस्ट रियली कंफर्म मी दैट यू आर ओके विथ पैरा 7 and 8 एज वेल। आगे बढ़ रहा हूं फिर, है ना। जीएसटी में अगर सप्लायर कस्टमर से कलेक्ट करके जीएसटी भरेगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज है। बायर अगर खुद जीएसटी भरता है तो रिवर्स चार्ज है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बायर जब जीएसटी भरेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा नुकसान, क्योंकि बायर एक्चुअली, रुपया तो हमेशा कंज्यूमर का लगता है। मैं आपसे कलेक्ट करके सरकार को दूं या आप सरकार को दें, रुपया तो आप ही का लग रहा है, और आईटीसी हमेशा मिल जाता है। कुछ केसेस में जिसको हम लोग बोलते हैं एचआरटी, एचआरटी एच क्या है? होटल एंड हाउस कीपिंग, आर रेस्टोरेंट, टी ट्रांसपोर्ट। एचआरटी में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंवॉल्व हो जाए तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी भरेगा। एचआरटी में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंवॉल्व हो जाए तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी भरेगा। एच होटल, मेक माई ट्रिप से आपने बुकिंग किया ताज बंगाल में, ताज देगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। मेक माई ट्रिप से आपने एक होटल बुक किया, नॉर्मल होटल जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो मेक माई ट्रिप को जीएसटी भरना है। आपने अर्बन कंपनी से बुकिंग किया, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग इज बेसिकली दिस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, अर्बन कंपनी विल पे जीएसटी। जोमैटो और स्विगी से आप बुकिंग करते हैं तो जोमैटो स्विगी जीएसटी भरता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में क्या है, जैसे ओला उबर से बुकिंग करोगे तब तो ओला उबर ही देगा, लेकिन बसेस में अलग रूल है। बस में अगर कंपनी है तो कंपनी को जीएसटी भरना है, नहीं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। जो कंपनी चला रहा है, वो जो बस चला रहा है वो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तब वो बस वाले को भरना है, नहीं तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। General rule is supplier will collect from the buyer and pay to the government. This is forward charge. लेकिन जब रेसिपिएंट खुद जीएसटी भरता है तब वो रिवर्स चार्ज होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कब देता है बताओ? एच आर टी, एच होटल हाउसकीपिंग, आर रेस्टोरेंट, टी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी रेडियो टैक्सी में तो हमेशा ओला उबर दे रहा है, बसेस में
कंपनी दे रहा है, नहीं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी दे सकता अगर वो कंपनी नहीं है तो। रेस्टोरेंट में हमेशा जोमैटो स्विगी, लेकिन ताज होटल वगैरह से बुकिंग करोगे ताज देगा, मतलब जहां 7.5 से ज्यादा का टैरिफ है। ओके विद दिस? मैंने आपको 2 सप्लाई की। ओह, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल? यस सर, एसी इंस्टॉल हो रहा है, एसी बेच रहे हैं और इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं, तो एसी इज द मेन सप्लाई। प्रोजेक्टर के साथ रिमोट प्रोजेक्टर, 5 स्टार होटल के साथ फ्री ब्रेकफास्ट, 5 स्टार होटल। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द मेन सप्लाई, तो फिर उसी पे जीएसटी, उसी को कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई मानेंगे, उसी का रेट चलेगा। आप अगर एसी के साथ इंस्टॉलेशन करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, तो उसको सप्लाई ऑफ एसी मानकर वही एसी का रेट लगेगा। इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब 2 और मोर सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली बंडल्ड। यू कैन आइडेंटिफाई द मेन सप्लाई, फिर मेन सप्लाई का रेट चलता है। मान लो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, फ्रूट जूस भी लिया, ड्राई फ्रूट्स भी लिया, चॉकलेट्स भी लिया, बिलिंग अगर सेपरेट होगा तो सेपरेट सप्लाई है, बिलिंग अगर एक साथ वो बोलता है 1000 रुपया, तब वो मिक्स सप्लाई। आई ओके? एक बार इसको चेक करो। Are you okay with this? Composite supply मतलब 2 or more supply, since you can identify the main supply का रेट चलता है। If it is not a composite supply, then it becomes a mixed supply। अगर प्राइस कंसोलिडेटेड है, हाईएस्ट रेट चलता है, और अगर सेपरेट बिलिंग है तो फिर सेपरेट। ओके, सो पेज 185, पेज 185, पहला 5 पॉइंट गो थ्रू करें। First 5 points, I'm sure it's okay, you have revised it well. जीएसटी सप्लाई पे लगता है, गुड सर्विस का डेफिनेशन एवरीथिंग इज ओके। सप्लाई क्या है? सीबीएस, बिना कंसिडरेशन कब लगता है पता है। क्या चीज सप्लाई नहीं है? देखो 6 and 7 देखो, यू मस्ट चेक 6 and 7।
इफ यू आर ओके विथ 6 and 7, एक चीज देखिए क्या चीज सप्लाई नहीं है इसमें, म्युनिसिपैलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी आता है और अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस भी आता है। 6, 7 चेक करना बहुत जरूरी है, अगर वो हो गया तो 8, 9, 10। आराम से करो, 2 मिनट से बेसी का फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल। यू मस्ट चेक 6 and 7। आईसीसीएल मतलब आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, लंदन से गुड्स इंडिया में आ रहा है, जिस समय समुद्र में था उस समय आपने किसी को गुड्स बेच दिया, तो वो तो अभी गुड्स इंडिया में आया नहीं है, तो बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स अभी भी कस्टम्स लॉ के दायरे में आता है, तो जीएसटी इस पे नहीं लगता है। अगर आपने 6, 7 देख लिया तभी आप 8, 9, 10 देखेंगे, नहीं तो नहीं। और अपने आप को सुना सुना के करिए तो लर्न अभी हो जाएगा, रीडिंग करने से कोई फायदा नहीं है अभी। जैसे आपको तरीका क्या होना चाहिए, आप 6 पढ़िए फिर अपने आप को सुनाइए याद है क्या, 7 पढ़िए अपने आप को सुनाइए याद है क्या, ये तरीका होगा। $11 and $12, if you are okay with 10, 11 and 12। मेरे को आपसे कंफर्मेशन चाहिए, आगे बढ़ू नेक्स्ट चैप्टर में। आखिरी बार सप्लाई मतलब सीबीएस, बिना कंसिडरेशन कब लगेगा, एजेंट प्रिंसिपल, ब्रांच ट्रांसफर, क्लोजर, डिस्पोजल, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को 50 या से ज्यादा का गिफ्ट दिया, रिलेटेड पर्सन। गुड्स क्या है, गुड्स बेचना गुड्स है, हायर परचेज गुड्स है, लीजिंग, रेंटिंग, जॉब वर्क प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन, टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट एंड ऑल दोज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट, सर्विस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जीएसटी कब लगेगा, जब कंस्ट्रक्शन स्टेज में एडवांस मिलेगा। क्या चीज सप्लाई नहीं है, एक्शनेबल क्लेम, बिल्डिंग बेचना, कोर्ट फीस, डिसीज पर्सन का फ्यूनरल बरियल सर्विसेज, एम्प्लॉई से जो सैलरी हम लोग को मिल रहा है, एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रहा है, एंड सप्लायर देगा फॉरवर्ड चार्ज, बायर देगा रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट बोलते हैं, बायर नहीं बोलते हैं। और स्पेशल चार्ज होता है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर देता है, एचआरटी में एच इज होटल हाउस कीपिंग, आर इज रेस्टोरेंट, टी इज ट्रांसपोर्ट। एंड 2 सप्लाईज में मेन सप्लाई आइडेंटिफाइड है, उसका रेट चलेगा। कंपोजिट सप्लाई, मेन सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है, प्राइस ब्रेकअप नहीं है, तो मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट चलेगा। एक सवाल उठ रहा है, जीएसटी लगेगा कब, जीएसटी लगेगा कब? तो जीएसटी का फंडामेंटली मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है कैश और एक्रूअल, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन हम लोग ऐसा बोलते नहीं है, हम लोग बोलते डिफरेंट तरीके से इसको। नियम क्या होता है, सर्विस के लिए अगर मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ जाए तो मेरे को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन अपना उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस होता है पीआईटी। प्रोसेस क्या है? पीआईटी,
पीआईटी का मतलब है आपको पहले पेमेंट का डेट निकालना है। पेमेंट का डेट होता है जब वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है या जब वो ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर। सर पेमेंट तो मैंने देख लिया, बुक्स बता रहा है 5 तारीख, बैंक स्टेटमेंट बोल रहा है 4 तारीख, विच इज अर्लियर 4। चलो अच्छा बात है। अब क्वेश्चन है इनवॉइस कब तक देना है। रूल इज इनवॉइस देना आपको जब सर्विस कंप्लीट होगा वहां से 30 डेज के अंदर, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल में 45 डेज के अंदर। सर इनवॉइस तो इशू कर दिया 30 दिन में, अभी क्या करें? टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाए। टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाए। कैसे निकालते हैं टाइम ऑफ सप्लाई? अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस दिया तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं दिया तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। इंट्रैक्ट करो, क्या मेरे को सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई याद है? पेमेंट का डेट कब होता है? पेमेंट का डेट होता है जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे या बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस कब तक इशू होना है? जब सर्विस कंप्लीट होगा वहां से विद इन 30 डेज, बैंकिंग फाइनेंशियल में 45 डेज। टाइम ऑफ सप्लाई होता है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। 30 दिन तक नहीं दिया तो कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर। एडवांस रिसिप्ट में डेट ऑफ पेमेंट। अगर मेरे को गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो डिट्टो सेम रूल है विथ सम वेरिएशंस। उसमें भी पहले पेमेंट का डेट निकालना होगा, लेकिन इस बार इनवॉइस इशू होता है सेम टाइम। सेम टाइम कौन सा? रिमूवल और डिलीवरी। या रिमूवल क्या होता है? जब गुड्स कोलकाता से चेन्नई जा रहा है तो रिमूवल का डेट देखना है, और आमने सामने दे रहा हूं तो डिलीवरी। तो गुड्स में आपको 30 डेज का समय नहीं मिलता है। गुड्स में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है सेम टाइम। अब अगर आप सेम टाइम में इनवॉइस इशू किए तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। सेम टाइम में इनवॉइस इशू नहीं किए तो रिमूवल और पेमेंट विच इज अर्लियर। लेकिन इस बार एडवांस रिसिप्ट में डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं है, डेट ऑफ डिलीवरी है। ये मास्टर रूल है, गुड्स और सर्विस का मास्टर रूल है, विच यू मस्ट लर्न। टाइम ऑफ सप्लाई है सर्विस में इनवॉइस पेमेंट विच इज अर्लियर, कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर। लेकिन गुड्स में है इनवॉइस पेमेंट विच इज अर्लियर, रिमूवल पेमेंट विच इज अर्लियर। ओनली इफ यू से कि सर ये हम लोग को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक होता है आगे बढ़े ना, एक होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, एक होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं आपको लगातार 3 महीना से ज्यादा का सर्विस दे रहा हूं और आप मेरे को पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं रुक रुक के। मैं आपको लगातार 3 महीना से ज्यादा का सर्विस दे रहा हूं और आप मेरे को पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स में भी सेम रूल है, लेकिन गुड्स में वो 3 महीना से ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 3 महीना से ज्यादा लग रहा है और आप भी 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस सप्लाई। सर्विस में इनवॉइस इशू करना चाहिए 30 दिन के अंदर,
गुड्स में सेम टाइम ऑफ रिमूवल। लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई में कभी भी इनवॉइस 30 दिन या वो सब नहीं होता है, इसमें ड्यू डेट के हिसाब से इश्यू होता है। ड्यू डेट होगा वो तारीख जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया है, या वो समय कि इतना % काम कंप्लीट होगा तो रुपया देंगे, तो वो इवेंट, या फिर ड्यू डेट हो सकता है जब आप मेरे को रुपया दे रहे हैं, अगर कोई बातचीत नहीं हुआ है कि तारीख क्या है। जैसे पोस्टपेड एयरटेल में फिक्स है कि हर 10 तारीख को बिल देना है, तो ड्यू डेट क्या है? 10 तारीख। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन में हर 20% काम होने पर रुपया देना है, वो ड्यू डेट है। तो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि टाइम ऑफ सप्लाई है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच हैज अर्लियर, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच हैज अर्लियर। अगर आप इनवॉइस ड्यू डेट तक देंगे तो इनवॉइस पेमेंट विच हैज अर्लियर, ड्यू डेट तक नहीं देंगे तो ड्यू डेट पेमेंट विच हैज अर्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर इज नो रश फ्रॉम माई साइड। आप कन्विंस करो आपको क्लैरिटी है कि नहीं है। कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइस कब? कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब जो सप्लाई 3 महीना से ज्यादा का है और मैं आपको बिलिंग पीरियोडिकली कर रहा हूं, पेमेंट ऑब्लिगेशन पीरियोडिकली है। अब इसमें क्या होता है? तारीख होता है। जैसे पोस्टपेड या रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में तारीख होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन में तारीख की जगह शायद ऐसा होगा कि हर 25% काम कंप्लीट होने पर रुपया देना है। तो अभी क्या होता है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच हैज अर्लियर, और अगर वो फिक्स नहीं है तो आई मीन ड्यू डेट तक इनवॉइस इशू नहीं किए तो ड्यू डेट पेमेंट विच हैज अर्लियर। इज इट ओके? इज इट ओके? यू नो समथिंग, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी में टाइम ऑफ सप्लाई इज कैश बेसिस। यू नो समथिंग, एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब में भी टाइम ऑफ सप्लाई इज कैश बेसिस। दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप कॉपी में जितना लिखा है पहले उसको लर्न कर लें। वंस यू फील कि नहीं सर ये तो हमारा अच्छा लर्न हो गया है, तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपका लर्न हो गया है, देन यू कम टू पेज 28-29। इसमें इंटरेस्ट, रेसिडुअरी प्रोविजन, एक्शनेबल क्लेम और एडवांस एसेट। एडवांस एसेट मैंने नहीं समझा है, इन सबको गो थ्रू करें। पहले 3 मेन रूल, सर्विस का, गुड्स का और कंटिन्यूअस सप्लाई का, पहले वही लर्न करना है। अगर लगे वो थरोली लर्न है तो आप पेज 28-29 में आइए। थ्री मेन रूल्स, फर्स्ट लर्नड, तो फिर इंटरेस्ट, एक्शनेबल क्लेम वगैरह देख लीजिए, लर्न, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। बट एडवांस एसेट अप 2000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस वैल्यू, ये मैं समझाऊंगा।
Are you okay? Are you okay? बिल था 9,000 का, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड बिल, मोबाइल का बिल्स, कॉर्पोरेट कनेक्शन कुछ होगा, 9,000 था लेकिन आपने पेमेंट 10,000 रुपया कर दिया। अभी जो एक्सेस है अमाउंट, नेचुरली ये नेक्स्ट बिलिंग डेट में जाके एडजस्ट होगा, तो इस एक्सेस का टाइम ऑफ सप्लाई होगा नेक्स्ट इनवॉइस। हिसाब से एक्सेस पेमेंट एडवांस एसेट है। जैसे अक्टूबर का बिल आपने 1,000 रुपया बेसी दिया, तब तो वो नवंबर के लिए एडवांस हो गया ना एक्सेस अमाउंट। तो एडवांस एसेट का तो डेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए, लेकिन बिल से अगर 1,000 रुपया तक आप किसी से बेसी ले लेते हैं गलती से, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसका टाइम ऑफ सप्लाई आप चाहे तो डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस कर सकते हैं। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? You must inform whether this is clear or not. Yes. अब 1,500 के जगह 2,000 रिसीव हो गया, नहीं समझे? सो 1,500 के जगह अगर हम लोग को 2,000 रुपया मिलता है, तो जो एक्सेस 500 रुपया है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। Are you okay? Are you okay? Invoice payment, completion payment, whichever is. Invoice payment, removal payment, whichever is earlier. Invoice payment, due date payment, whichever is earlier. टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस का? सर्विस में 30 दिन, गुड्स में सेम टाइम, कंटिन्यूस सप्लाई में ड्यू डेट। एडवांस रिसिट छोड़ दें, उसका तो डेट ऑफ पेमेंट है, गुड्स में डेट ऑफ डिलीवरी है। इंटरेस्ट का कैश बेसिस, एक्शनेबल क्लेम कैश बेसिस, और 1,000 रुपया तक बेसी मिला तो डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। अभी क्या एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी भरेगा। अब क्या है, इसमें नियम होता है रिवर्स चार्ज में, रेसिपिएंट तो हमेशा रजिस्टर्ड रहेगा जीएसटी में, हमेशा। सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो बिल वो इशू करेगा। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट अपने आप को बिल इशू करता है, नोन एज सेल्फ इनवॉइस। इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लें। रिवर्स चार्ज में टैक्स रेसिपिएंट दे रहा है तो उसको तो रजिस्टर होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन इज सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। सो आई एम टेलिंग यू, सप्लायर रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो इनवॉइस इशू करेगा, लेकिन सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है देन द इनवॉइस विल बी इशूड बाय बोलो रेसिपिएंट। तो सोचो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस इशू करेगा, लेकिन लिख देगा टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने यहां क्यों लिखा टैक्स पेबल बाय अंडर रिवर्स चार्ज इज निल? क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में है, इसलिए मेरे को टैक्स भरना है, तो आपको नहीं भरना है। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज में होगा तो मैं लिख दूंगा कि हां टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट का इतना रुपया। आर यू ओके विद दिस? अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या, और रेसिपिएंट करता है तो क्या है, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। पहले चेक फॉरवर्ड चार्ज। $186, इसमें खाली वाउचर हटा दें, 5 और 7 हटा दें, आई एम सॉरी। यहां से भी कर सकते हैं 186 से, और कॉपी से भी कर सकते हैं। बट जब तक फॉरवर्ड चार्ज वाला लर्न नहीं हो टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज में मूव करना संभव नहीं है। फाइव एंड 7 यू लीव इट, आपको अभी नहीं पढ़ना है।
आप पहले 1 से 4 तक देखो, फिर 6 देखो। Yes. You inform me, are you okay with this? बोलो, ठीक है ना? फॉरवर्ड चार्ज लर्न है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? डेट ऑफ सप्लायर जब इनवॉइस इशू करता है तो डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस से 61st डे विच ईयर इज अर्लियर। और रेसिपिएंट जब इनवॉइस इशू करता है तो पेमेंट और इनवॉइस विच ईयर इज अर्लियर। जब सप्लायर आपको इनवॉइस देगा ना तो आप 60-61 दिन ले सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को इनवॉइस इशू करोगे तो 61 डेज आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली सप्लायर कभी इनवॉइस देरी से नहीं छोड़ेगा, उसको तो रुपया चाहिए। लेकिन जब आप अपने एक्चुअली अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो तो इनवॉइस इशू नहीं करेगा, तो रिवर्स चार्ज में आप ही अपने आप को इनवॉइस इशू करते हैं, विच इज नोन एज द सेल्फ इनवॉइस, और अपने आप को इशू करके फाइल में लगा देते हैं। इसमें हमेशा आप इनवॉइस देरी करने का कोशिश करोगे। यू विल ट्राई टू डिले, यू विल ट्राई कि इनवॉइस हम अपने आप को ही देना, देरी से दें, तो फिर 60 दिन देने का कोई लॉजिक नहीं है कि इनवॉइस से 60 दिन आपको दे दें ना पेमेंट के लिए। इसीलिए आई और पी विच इज अर्लियर सीधा कर दिया। ऐसे ये रूल 1 नवंबर 2024 से आया है, उससे पहले ये एक ही रूल था। दूसरे रूल के बारे में लॉ कुछ बताया नहीं था, तो हम लोग यही मान लेते थे कि इनवॉइस से हमेशा 61 डेज देना है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट। रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अगर सप्लायर मेरे को इनवॉइस, मैं सपोज रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहा हूं, अगर सप्लायर मेरे को इनवॉइस छोड़ रहा है तो जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं या उसके इनवॉइस से 61st डे विच ईयर इज अर्लियर। लेकिन जब मैं अपने आप को दे रहा हूं तो सीधा इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर है। $28 वाला वाउचर पे रूलिंग है और जीएसटी काउंसिल में उसमें वो चेंजेस भी आ रहा है। वाउचर इज नॉट ए सप्लाई, अभी कुछ करना नहीं है उसका। सो यू मस्ट टेल मी, इज इट ओके? लेकिन अब क्या होगा ना, अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस इंपोर्ट करते हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब जहां 26% होल्डिंग है और ये लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट इज ऑलवेज बुक्स एंड बैंक विच ईयर इज अर्लियर, है ना? बैंक स्टेटमेंट और बुक्स किसका देखा जाता है? जो टैक्स दे रहा है उसी का। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर का बुक, सप्लायर का बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि वो टैक्स दे रहा है। रिवर्स चार्ज में इसका। अगर आप बाहर से एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जब सर्विस इंपोर्ट करोगे तो रिवर्स चार्ज में आप ही को टैक्स देना है, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी है। एसोसिएटेड मतलब जहां 26% होल्डिंग है। अब इसमें क्या है ना, आप इनवॉइस भी इशू नहीं करेंगे, होल्डिंग सब्सिडियरी में बुक्स में ही एंट्री हो जाता है।
तो इसीलिए इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर की जगह एंट्री इन बुक्स ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर कर लिया। आर यू ओके? यू विल नॉट रश। फॉरवर्ड चार्ज, सर्विस, बोलो। इनवॉइस ऑफ पेमेंट, कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, टाइम लिमिट 30 days। गुड्स बताओ, इनवॉइस ऑफ पेमेंट, रिमूवल ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, टाइम सेम टाइम। कंटिन्यूअस सप्लाई में ड्यू डेट तक देना। इनवॉइस ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। एक्शनेबल क्लेम कैश बेसिस, इंटरेस्ट पेनल्टी कैश बेसिस। सर्विस, रिवर्स चार्ज, हाउ डज इट वर्क? सप्लायर इनवॉइस छोड़ रहा है हमारे पर। सप्लायर अगर इनवॉइस छोड़ेगा मेरे ऊपर, पेमेंट या इनवॉइस से 61 days विच इज अर्लियर। लेकिन मैं खुद छोड़ूंगा तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। एंड एसोसिएटेड से लूंगा तो एंट्री इन बुक्स और पेमेंट विच इज रिवर्स। बोलो, इतना लर्न है। रिवर्स चार्ज इन गुड्स में MP 31 है। जब गुड्स मिला, पेमेंट का डेट या इनवॉइस से 31 days विच एवर इज। मस्ट कंफर्म मी, इज इट वेल? यहां से आप लोग को घर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयारी याद रखिएगा। ये जो क्लास डिस्कशन की है, ये क्लास नंबर वाइज शुरू के 8-9 क्लासेस को रिप्रेजेंट कर। थैंक यू।